देखो, आप सबने बर्च रिडक्शंस को हाइड्रोकार्बन चैप्टर्स के अंदर पढ़ा होगा। और हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ते टाइम कुछ केसेस बड़े ऑर्डिनरी आपने देखे होंगे और कुछ केसेस एक्सेप्शनल देखे होंगे। और आपको उन एक्सेप्शनल केसेस को एज ए फैक्ट याद करने के लिए बोला गया होगा कि या इसको मेमोराइज कर लो, यहां पर ऐसा ही होता है। एक्चुअली में साइंस में कुछ भी ऐसा नहीं होता, हर किसी चीज के पीछे एक सॉलिड साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं। बर्च रिडक्शंस को हमने हाइड्रोकार्बन्स में दो तरीके से यूज होते हुए देखा है। पहला, जब हम नॉन टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड को कंट्रोल्ड वे में ट्रांस डबल बॉन्ड में रिड्यूस करते हुए देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम बेंजीन या इसके डेरिवेटिव को रिड्यूस होते हुए देख रहे होते हैं। दो केसेस हमारे सिलेबस में है और यही मोस्ट कॉमन केसेस होते हैं। ये तो क्लियर है। रिएजेंट यहां पे सोडियम या लिथियम इन लिक्विड अमोनिया होता है, सॉल्वेंट इथेनॉल होता है। चूंकि यहां पे लिक्विड अमोनिया मेंटेन करके रखना है तो टेम्परेचर -33.4 डिग्री सी होता है। अब आपको यह समझना है कि यह काम कैसे करता है। चूंकि ये रिएजेंट सोडियम है या लिथियम है, मैं सोडियम मोस्ट कॉमन और इंपॉर्टेंट और अच्छा मेटल है, इजीली अवेलेबल है, इसीलिए हमने सोडियम लिया है। सोडियम को जब हम अमोनिया के साथ मिलाते हैं, लिक्विड अमोनिया के साथ, तो ये दो तरह के आयंस देता है। पहला, आप जो देख रहे हो ये अमोनिएटेड कैटायन है, जहां पर अमोनिया क्लस्टर में पाया जाता है, सोडियम आयन के चारों तरफ ये सॉल्वेटेड रहता है, और दूसरी तरफ ये क्लस्टर में गुच्छे में पाए जाने वाले मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसको हम सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स या अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। चूंकि इस सॉल्यूशंस के अंदर इन इलेक्ट्रॉन की भरमार पाई जाती है, ओवरऑल सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक होता है। और तुम्हें पता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जब एनर्जी आती है तो ये हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं, लोअर में आते हैं तो विजिबल रीजन में ये ब्लू कलर के हमें दिखाई देते हैं। इसीलिए इसका सॉल्यूशन डीप इंकी ब्लू होता है और ये पैरामैग्नेटिक होते हैं और ये रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। राइट, ये तो क्लियर है सबका। हमारी इस वीडियो में अभी तक जो बेसिक बर्च की आपको जानकारी है वो मैं दूंगा, फिर ये पूरी वीडियो किस चीज के ऊपर बेस्ड है वो आपको तुरंत पता चलेगा। देखो, अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड लेता हूं और वो ट्रिपल बॉन्ड नॉन टर्मिनल होना चाहिए, बिकॉज टर्मिनल वाले हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं, फिर एसिड बेस रिएक्शंस हो जाएगी। नॉन टर्मिनल जब हम लेते हैं तो यहां पे ट्रांस डबल बॉन्ड बनता है। अब ये कैसे बनता है इस पे भी हम बात करेंगे। जब हम बेंजीन लेते हैं तो ये बड़ी अच्छी तरीके से उसको रिड्यूस करता है, साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइन का फॉर्मेशन करता है, एक नॉन कंजुगेटेड डबल बॉन्ड दे रहा होता है आपको। राइट, जब हम रिलीजिंग ग्रुप लेते हैं और सेम यही कंडीशन, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया -33.4 डिग्री सी, इथेनॉल लिया गया, तो रिलीजिंग ग्रुप के साथ डबल बॉन्ड टच करता हुआ बनता है, मतलब रिलीजिंग के साथ कंजुगेशंस में हो सकता है। पर विड्रोइंग लेते हैं तो उससे दूर भागता हुआ दिखाई देता है, नॉन कंजुगेटेड होता है। ये जानकारी तुम में से ज्यादातर लोगों को पता होगी, नहीं पता है तो अपडेट कर लो, थोड़ी देर में हम डीप डाइव भी करेंगे। पर हमारी मेन वीडियो इस भाई साहब के ऊपर बेस्ड है, ये वाली स्टाइरीन। स्टाइरीन में बेंजीन के साथ डबल बॉन्ड कनेक्टेड है और वो डबल बॉन्ड रिलीजिंग के जैसा भी काम कर सकता है और विड्रोइंग के जैसा भी काम कर सकता है। तुमको पता है विनाइल या इथिनाइल ग्रुप दोनों काम करते हैं, प्लस एम माइनस एम दोनों में रहते हैं। तो अगर उसके साथ मैं बर्च कराऊं तो क्या मैं ये वाला प्रोडक्ट बनाऊंगा या मैं ये वाला प्रोडक्ट बनाऊंगा या कुछ बीच का ही तीसरा प्रोडक्ट बन जाएगा? यही है मिस्ट्री आज की क्लास की और हम इसको डीप में समझेंगे। तुम्हें बात समझ में आ गई यहां पर हम क्या बात करने वाले हैं? तो अगले कुछ मिनट मेरे साथ जुड़े रहिए और इसको डिकोड करते हैं। देखो, सबसे पहले मैकेनिज्म क्या है? सिंपल सी बात है, ये बेंजीन है जिसके अंदर रेजोनेंस एनर्जी जबरदस्त काम कर रही है, मॉलिक्यूल एरोमेटिक है और ये चल रहा है। इस चलते हुए बेंजीन को एक बड़े से वॉशिंग मशीन से कंपेयर करो। एक बड़ा सा वॉशिंग मशीन है जो हाई कैपेसिटी पे लोड ले सकता है और बहुत तेजी के साथ घूम रहा है। उस घूमते हुए वॉशिंग मशीन में सडनली तुमने एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा फेंक दिया, तो वॉशिंग मशीन क्या होगी? उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल ही हिल जाएगी और मॉलिक्यूल जो पूरा का पूरा मशीन है बहुत तेजी के साथ वाइब्रेट करने लगेगा, अनस्टेबल हो जाएगा, गिर जाएगा, टूट फूट मच जाएगी, मशीन खराब हो जाएगी। राइट, जब हम एक बहुत अच्छे से स्टेबल बेंजीन एरोमेटिक मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन को पिंग करते हैं, ये जस्ट लाइक एक एसिटी है। इस इलेक्ट्रॉन क्लस्टर से एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही आया वैसे ही पूरा मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा, एरोमेटिसिटी एब्रप्ट हो जाएगी और रेडिकल एनायन बनेंगे। चाहे तो तुम इसको ट्रांसफर करके यहां से नेगेटिव यहां ला सकते हो, डॉट यहां ला सकते हो, या डॉट ऊपर ला सकते हो, नेगेटिव यहां ला सकते हो। हालांकि इस रेडिकल एनायन में हम 1,2 पोजीशंस या 1,4 पोजीशंस भी ले सकते हैं, पर हमने 1,4 क्यों लिया? बिकॉज ऐसा करने से इस नेगेटिव मतलब इस एनायन और इस रेडिकल के बीच का रिपल्सन मिनिमाइज हो गया। तो इसके कई और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो सकते थे, पर मैंने वही लिया है जो मेन है, जो मेजर है, जिसका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब जो ये रेडिकल एनायन बन रहा है ना, यही इस रिएक्शंस का मेन इंटरमीडिएट है, इस चीज को समझना। और ये मेन इंटरमीडिएट 1,4 पोजीशंस पे हमें बनाना है, बिकॉज यहां पर स्टेबिलिटी इसकी मैक्सिमम होती है। ग्रेट।
अब जो ये नेगेटिव आया ना एनाइनिक पार्ट, ये इथेनॉल या मिथेनॉल जो भी है उसे हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करके ऐसा बना। अब ऐसा तो नहीं है ना भाई कि पूरे सॉल्यूशंस में इकलौता इलेक्ट्रॉन्स है, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो फिर से एक बार और एसिटी परफॉर्म हो रहा होगा, एक बार और सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रही होगी अमोनियट इलेक्ट्रॉन से, और फिर से एनाइन बनेगा, H लेगा और हमें साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइन बनेगा और सोडियम इथॉक्साइड अलग हो गया होगा। ये तो थी आम जिंदगी जहां सब कुछ सही चल रहा था। यहां बेंजीन पे पहले से कोई ग्रुप नहीं लगे हुए थे तो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस नहीं आया। बट अगर सोचो बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा हो, दो तरह के ग्रुप लगे हो सकते हैं, रिलीजिंग या विड्रॉइंग। रिलीजिंग अगर है तो प्लस आई हो सकता है, प्लस एम हो सकता है, प्लस एच प्लस आर जैसे ग्रुप्स हो सकते हैं। और अगर विड्रॉइंग है तो माइनस आई हो सकता है, माइनस एम हो सकता है, माइनस एच हो सकता है, माइनस आर हो सकता है। सो अगर सोचो विड्रॉइंग लगा हुआ है, मैंने थोड़ी देर के लिए एसिड लगाया है, तो जब हम रेडिकल एनायन बनेंगे तो बनाएंगे तो इनका रिलेटिव पोजीशंस तो 1,4 होगा ताकि ये रिपल्सन्स को मिनिमाइज कर सके। पर 1,4 में भी अगर नेगेटिव एसिड के नीचे बनेगा तो तुम्हें पता है ये इसका मेजर कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगा, एज यहां पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो एसिड का आ रहा है उसके वजह से हाईली स्टेबलाइज है, क्योंकि एसिड यहां पे माइनस आई और माइनस एम लगा रहा है। और बाद में जब हम बर्च रिडक्शंस के फर्दर स्टेप्स करेंगे तो यहां भी हाइड्रोजन आ जाएगा, यहां भी हाइड्रोजन आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, विड्रोइंग ग्रुप के केस में डबल बॉन्ड जो है वो एसिड के साथ कंजुगेशंस में नहीं है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा हुआ है रेडिकल एनायन को स्टेबल रखने के लिए। ये आयन, ये मॉलिक्यूल अपने इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करने के लिए डबल बॉन्ड की पोजीशनिंग ऐसी रखता है जिससे विड्रॉइंग के साथ कंजुगेशन नहीं आती है और रेडिकल एनायन जो होता है मैक्सिमम स्टेबल हो रहा होता है। परफेक्ट। दूसरी तरफ अगर मैं कोई रिलीजिंग ग्रुप यूज करूं तो रिलीजिंग ग्रुप का काम होता है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना। तो अगर उसी के नीचे तुम माइनस लगा दोगे तो एक तो रिलीज किया जा रहा है और वो भी माइनस को, तो यहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन मैक्सिमाइज हो जाएगा। यही वजह है कि यहां पे जो हम रेडिकल एनायन बनाते हैं स्टिल एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1,4 पे है, पर OCH3 से दूर रखा है मैंने। क्यों दूर रखा है? ताकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स कम से कम हो सके। अगर वहां पे कोई लोन पेयर वाला ग्रुप है जो प्लस एम लगा सकता है तो भी प्रॉब्लम है, कोई इंडक्टिव या हाइपर लगा सकता है तो भी प्रॉब्लम है। इसीलिए हमने नेगेटिव को दूर बनाया। बर्च रिडक्शंस करेंगे तो जो डबल बॉन्ड होगा तुम देख रहे हो वो रिलीजिंग ग्रुप को टच करता हुआ बन रहा है, उसके साथ कंजुगेशंस में बन रहा है। हमने क्या सीखा अभी तक? हमने ये सीखा कि नॉन टर्मिनल अगर ट्रिपल बॉन्ड है वो ट्रांस में चला जाएगा, बेंजीन है तो 1,4 डबल बॉन्ड बनेंगे, अगर रिलीजिंग ग्रुप है तो डबल बॉन्ड उसको टच करता हुआ बनेगा, और अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो डबल बॉन्ड उसको नॉन टच करता हुआ बनेगा। इसको तो हम समझ गए। नाउ बहुत बड़ा क्वेश्चन जो आज की क्लास में आता है वो है स्टाइरीन। स्टाइरीन के केस में क्या होगा सर? क्या डबल बॉन्ड के साथ इंटरनल डबल बॉन्ड टच रहेंगे बेंजीन के, या बाहर के डबल बॉन्ड के साथ इंटरनल डबल बॉन्ड टच नहीं रहेंगे? आंसर है दोनों ही गलत है। मजे की बात यह है, जो चौंकाने वाली बात यह है कि स्टाइरीन के बाहर का डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाता है। होली मोली गॉड! एक्चुअली आप अभी अभी जो देखोगे डबल बॉन्ड को रिड्यूस होते हुए देखोगे, यही है आज की क्लास का प्राइम अट्रैक्शन। होता क्या है, जब हम स्टाइरीन पे देखें तो ये है बेंजीन और ये है नॉन बेंजीन वाले बॉन्ड। अगर आप मुझे बोलिए दोनों में से कौन सा बॉन्ड आसानी से खुल सकता है या टूट सकता है, मैं अगर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स होता तो मैं बाहर वाले बॉन्ड पर हमला करता, क्योंकि वो एरोमेटिसिटी का पार्ट नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। अब दो चीजें हो सकती है। सोचो अगर ये जो ब्लू वाले से मैंने ट्रांसफर करा तो ऐसा बनेगा, मतलब बेंजाइलिक पोजीशंस पे रेडिकल आएगा, नॉन बेंजाइलिक पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव एच को पकड़ लेगा। अभी भी जो चीज है वो स्टिल रेजोनेंस स्टेबलाइज है, देखा तुमने। बट अगर मैं उल्टा ट्रांसफर करता हूं, व्हाइट वाले तरीके से ऐसे ट्रांसफर करूं और इसको इधर निकाल के लाऊं, तो नेगेटिव यहां आएगा, एच पकड़ लेगा। अब जो रेडिकल है वो नॉन बेंजाइल रेडिकल है, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। आंसर तो दोनों में सेम आएगा, उसमें भी रिड्यूस कर पाओगे, उसमें भी रिड्यूस कर पाओगे। पर लॉजिकल जो लॉजिक है, जो फैक्ट है, वो तुम्हें बोलते हैं ये ऊपर में जो येलो वाला बनाया आपको ये लेके चलना है, ना कि ये लेके चलना है, क्योंकि यहां पर रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। फिर से वही बात होगी, फिर से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, वहां पे नेगेटिव आएगा, एच को पकड़ेगा और ये रिड्यूस होता हुआ डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। अगर आप डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दोगे तो इथाइल बेंजीन आएगा। इथाइल बेंजीन में जो बेंजीन है फर्दर वो रिड्यूस होकर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देगा। मतलब तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर स्टाइरीन जैसे मॉलिक्यूल को हम लेते हैं तो बर्च रिडक्शंस एकदम अलग तरीके से काम करता है। वहां पे बाहरी डबल बॉन्ड भी निपट जाता है और अंदरूनी डबल बॉन्ड तो बेंजीन का वो तो बर्च रिडक्शन से रिड्यूस होगा ही होगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? तुमको मेरी बात समझ में आई? मतलब स्टाइरीन में बाहर का डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है और अंदरूनी डबल बॉन्ड तो बेंजीन का तो रिड्यूस होता ही होता है। अब ये बड़ी काम की चीज है।
अगर तुम इसको पहली बार एग्जाम में देख रहे हो तो गलती कर दोगे। तुम बोलोगे सर एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, समझ में आ गया। तो मेरा ना तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है फिर, अगर तुम वीडियो के इस मोमेंट तक आ गए हो और तुम्हें बर्च रिडक्शंस का ये डीप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। क्या मैं 1,3-ब्यूटाडाइन पे बर्च रिडक्शंस लगा सकता हूं? क्या यहां कोई रिएक्शन ही नहीं होगी या कुछ मेजर प्रोडक्ट बनेगा? अभी तक तुमने जो सीखा था, मैंने वो सोच तुम्हारी बदल दी है। तुमने सीखा था नॉन टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं जिस पे हम बर्च लगाते हैं तो ट्रांस डबल बॉन्ड बनता है, और अगर बेंजीन होता है या बेंजीन डेरिवेटिव होते हैं तो बेंजीन कोर रिड्यूस हो जाता है और नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड आते हैं। मैंने वो पूरी तुम्हारी परिभाषा ही बदल दी। मैंने अभी तुम्हें दिखा दिया कि हम डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देते हैं, और मैंने तुमसे लगे हाथ क्वेश्चन भी पूछ दिया है कि क्या ब्यूटाडाइन पे बर्च रिडक्शंस लगाया जा सकता है। अब इस तरह की चीजें तुम्हें शायद इस टाइम थोड़ी सी लगे कि ये क्या है, बट जब तुम जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी दे रहे होगे और जब तुम फेब मार्च अप्रैल के अराउंड पहुंचोगे और तुम जेई एडवांस के अच्छे अच्छे टेस्ट सीरीज लगा रहे होगे ना, तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी कि ये सब चीजें तो हमें तो पढ़ाया ही नहीं गया है। तो एक्चुअली में ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि 1,3-ब्यूटाडाइन पे बर्च लगाएंगे तो कुछ होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो नो रिएक्शंस, होगा तो क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट, मुझे जरूर चैट में तुम लोग बताना। बाकी जाते जाते जानकारी तो तुम सबको पता है, 19 अगस्त तक लास्ट डेट है। ये फ्रीडम वाला ऑफर चल रहा है जिसकी सारी जानकारी मैं नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग चेकआउट जरूर करना, ठीक है। बाकी मुलाकात तुम सबसे जल्दी होती है। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।